तो पापा लेके नहीं गए अपने साथ, खर्चा मामा को देते रहिए। उसके बाद अचानक पापा की भी मृत्यु हो जाती है कार एक्सीडेंट से। एक और सदमा, पापा मेरे जिला पंचायत सदस्य थे, जिला पंचायत सदस्य 3 बार ग्राम सरकड़ी से, और पापा कार एक्सीडेंट में वो भी ख़त्म हो जाते हैं। उस टाइम मैं छोटा था, लखनऊ जाते हुए। तो आज मेरी दादी हैं और बुआ है। तो जब पापा कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए तो ये बात पता चलती है कुछ लेट मेरे मामा को। तो मामा ने कहा कि यार मुझे, उनको 1-1.5 साल बाद पता चलता है कि मेरे जो जीजा हैं ख़त्म हो गए हैं कार एक्सीडेंट से, गांव वालों ने बताया। और उसके बाद गाइस मामा ने मेरे मोहम्मद हनीफ, उन्होंने फ़ोन किया मेरी फैमिली वालों को, चचेरे दादा फरासत खां को। उनसे कहा कि यार आप अपना ये जो आपका चिराग है, आपका ये पोता है, इसको आप ले जाएं और ऐसा ऐसा मामला है, इसको आप उनकी दादी के यहाँ छोड़ दें, या आप कहें तो मैं इसको ले आऊँ। वहाँ दादाजी ने इनकार कर दिया उनसे फ़ोन पे कि भाई इसको मत लेके आना यहाँ पर, और इसके लिए भी और आपके लिए भी बुरा होगा, फिर बाद में मत कहना हमसे। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली वे में कहूँ तो उनको एक तरीके से धमकी दी गई मामा को। और मामा फिर सतर्क हो गए कि यार अगर मैं इसको लेके गया तो इसको 20 बच्चे को मार वार देंगे, वो इकलौता है। और मामा बाखूबी इन सबको जानते हैं, यार ये पठान लोग हैं, खसाब लोग हैं, इनका कुछ पता नहीं। तो मामा ने उस सिचुएशन में अपने पास ही रखा मुझे, और अपने पास ही फिर मेरे मामा और मेरी नानी उस टाइम जिंदा थी, तो नानी ने अपने पास रखा और पाला पोषण शिक्षा सारा फिर मामा करने लगे कि जब ये बड़ा होगा खुद ही चला जाएगा अपनी दादी के पास। धीरे धीरे मैं बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद मैंने हाई स्कूल किया। हाई स्कूल के मैं कागज़ आपको दिखा दूँ, ये मेरे हाई स्कूल मैंने उत्तराखंड बोर्ड से किया है, रामनगर बोर्ड से। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से किया है। मैं हाल निवासी तो मेरा मामा के यहाँ है, और स्थायी पता जो मेरा है वो रामपुर का है, रामपुर पक्का पुल थानागंज। उसके बाद सिलसिला मेरा चलता रहा गेम में, एक खिलाड़ी भी रहा। फिर मैंने कई सारे मेडल जीते। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ गाइस, इसमें जो मेडल हैं, मैंने सबसे पहले ये सारे मेडल, एक मैं नेशनल खिलाड़ी रहा हूँ, 3 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। ये सारे मेडल, ये और भी बहुत सारे थे जो मामा के यहाँ, उनके मामा के पहले कच्चे घर हुआ करते थे, आग वाग लग गई, झोपड़ियाँ, और सारे मेडल मेरे जल गए। 2010-2011 कंटिन्यू मैंने घुड़सवारी में मेडल जीता, मेरा गेम वही था। और उसके बाद जब मैंने हाई स्कूल इंटर किया, इंटर के बाद मुझे परेशानी आती है नौकरी की। तो अब नौकरी स्थायी था नहीं मेरे पास। अब स्थायी बनाने के लिए फिर मैं भागने लगा। अब हर आदमी बाप से टाइटल मिलता है और उसी से स्थायी बनता है, तो फिर कैसे न कैसे करके मैंने अप्लाई किया रामपुर में। तो मेरा स्थायी बना मेरे पापा के पते का, निकाहनामा दिखाना पड़ा मुझे पापा का। और उसके बाद फिर मैंने और भी बहुत सारे मेडल जीते। अभी जो एक सिचुएशन है कि अब मैं कोई भी अगर नौकरी के लिए अप्लाई करता हूँ तो वेरिफिकेशन होने दादी के यहाँ जाती है, वो सीधा मना कर देती हैं मेरी फुप्पी लोग, वो हमारा है नहीं। तो मुझे लगा कि मेरी जब मैं बड़ा हो गया, थोड़ा सा मामा से मैंने पूछा कि यार मेरे फैमिली वाले और सब, तो मामा ने सारा कुछ बताया मुझे, तुम्हारे यहाँ रामपुर में है। तो मैं गया दोबारा, ऐसा ना कैसे करके रामपुर मामा से चोरी छुपे, एक भाई है मेरा मामा का, बड़े मामा का लड़का, उसको लेके गया रामपुर अपने पापा के यहाँ ढूंढने के लिए कि मेरे पापा का घर कहाँ है रामपुर में। और महज मैं उस टाइम छोटा था। उसके बाद जाने के बाद वहाँ हम रामपुर में काफ़ी ढूंढा तो वो मिले नहीं हमें, और हम बच्चे भी थे। तो घर आ गए, मामा ने डांटा फिर मुझे काफ़ी, कह रहे से अकेले मत जाया करो, आपकी जान का ख़तरा है। उसके बाद मेरा जब 2016-14 जैसे जैसे मैंने होश संभाला, तो अपनी मैं दादी के यहाँ कैसे करके मैंने पता लगाया कि मेरी दादी अभी ज़िंदा है, मेरी फुप्पियाँ हैं। तो मैं अपनी दादी के यहाँ गया, तो वहाँ से मुझे मार तोड़ के भगा दिया गया, मेरी दादी से मुझे मिलने नहीं दिया गया। आज स्थिति ये है कि मुझे ये लगा कि मेरी दादी को पता ही नहीं है, मुझे लगा कि मेरी दादी को ये बता रखा होगा कि पोता आपका मर गया है। तो मेरे दिमाग में ये रहा, मुझे लगा कि मैंने कहा मुझे अपनी दादी को बताना है कैसे न कैसे करके, दादी मैं ज़िंदा हूँ और मैं शाहरुख, मैं आपका पोता। अब मेरे फैमिली वालों ने, जो चचेरे दादा हैं और मेरे चाचा लोग और मेरी फुप्पी एक हैं, इसलिए अब लगे हुए हैं जैसे कि मेरे मम्मी पापा गुजर गए, उनका फ़ायदा उठाया उन्होंने।
जितनी भी ज़मीनें मुझे पता चली कि आपके पापा की ज़मीनें थी, सारी ज़मीनें हमारी दादी के नाम में हो गई हैं। मैंने फिर धीरे धीरे तहकीकात की और हर दिन कोशिश करता था अपनी दादी के यहाँ जाने का, तो मुझे वहाँ से मार पीट के भगा दिया जाता और दादी से मिलने नहीं दिया जाता। और जब मैं हार थक कर सारे कदम हर किसी के पास गया, हर किसी का दरवाज़ा खटखटाया न्याय के लिए, और बड़े से बड़े अधिकारी के पास ऐसे हुआ नहीं करते थे, तो मैंने चिट्ठियां लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, सारी चिट्ठियां कि मुझे मेरी दादी से मिलने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि खून तो ब्लड तो वहीं का है ना, बार बार दौड़ता है वहीं जाने के लिए। मैं अपनी दादी से कैसे न कैसे मिलूं, दादी के साथ रहूं, अपनी फैमिली के साथ रहूं। हालांकि आज ये स्थिति है कि मुझे मजबूरन फिर पता चला कि तुम्हारे पापा की जो ज़मीनें हैं वो दादी के नाम में आ गई और दादी अब एजेड हो गई हैं, 75 या 70 करीबन उनकी एज है। सारी ज़मीनें वो बेच देंगी अब, या बिकवा देंगे आपके चचेरे दादा ये सब। मैंने फिर फटाफट, किसी ने मुझे राय दी कि आप अपना मुकदमा कर दो, और जिससे कि आपके पास तो सारे सबूत हैं भाई, निकाहनामा है और हाई स्कूल की मार्कशीट है जहाँ पापा ने नाम लिखवाया था मेरा। हाई स्कूल, इंटर, सारी मार्कशीटों में मेरे पापा का नाम है। और मैं फिर एक एनसीसी कैडेट्स भी रहा, एनसीसी कैडेट भी होल्डर, और जिसमें मैंने इसमें भी एक मेडल जीता मैंने अपने स्कूल की तरफ, गुजरात नेशनल ट्रैकिंग कैंप में। यहाँ से मैं एक मेडल लेके आया जीत कर, और बड़ा सम्मानित मिला मुझे, और चांसेस एक आर्मी में खुल गए थे मेरे जाने के लिए। पर आप समझ सकते हो कि मैं आज जितनी भी मेरे पास डिग्रियाँ हैं और ये सारे कुछ कागज़ मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। ये है मेरा घुड़सवारी का, जितने भी मैंने मेडल जीते हैं ये सारे। तो 2012, 13, 14 में मैंने कंटिन्यू मेडल जीते, और फिर कुश्ती में भी मेरा अच्छा एक प्रदर्शन रहा, क्योंकि मामा मेरे पहलवान थे तो उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई, तो कुश्ती में भी मेरा रहा। कुल मिला के ये सारे मेरे पास दस्तावेज हैं, और ये निकाहनामा सब कुछ, और ये सारे सबूत, और ये मेरे मम्मी पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र, दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र है। आज एक स्थिति ये हो गई है कि मेरी दादी से मुझे मिलने नहीं दे रही, और कई बार कोशिश की तो मैंने मुकदमा किया इसमें उठी पे कि भाई मेरा शेयर जो भी बनता है, बस मेरा कोई मुकदमा करने का कोई, क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं मैं जिस दादी के लिए तड़प रहा हूँ, अपनी दादी के लिए मिलने के लिए, उनकी सेवा के लिए, मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था उन्हें परेशान करने का। एक मजबूरी थी, जब मुझे मिलने नहीं दे रहे तो क्या पता मुझे कोर्ट में मिलने दिया जाए, या मुझे मेरी दादी से बात करने का एक मौका मिले। वहाँ से करने के बाद मुकदमा तहसील में चला। तहसील में सारे सबूत होने के बाद भी मेरे चचेरे दादा और ये सब इनके वकील हैं, और एक तरीके से ये भूमाफिया लोग हैं, ज़मीन इनके पास बहुत सारी, एक दबदबा है, जो वहाँ वकील नहीं मिल रहा था कोई भी लड़ने के लिए तहसील लेवल पे। रामपुर में मैंने मुकदमा डाला तो तहसील लेवल पे एक बेचारे मिल गए सज्जन एक, तो वहाँ से मेरा भी एक मुकदमा चल रहा है। उसी दस्तावेज में मुझे पता चला कि मेरी दादी की 3 एकड़ ज़मीन जो मेरे पापा के नाम में थी, गाटा संख्या 68 नंबर, वो फर्जी वसीयत बना के मेरी दादी को मृत्यु दिखा के ज़मीन बेच दी गई, जिसके लिए 156(3) भी डाला, और पुलिस प्रशासन द्वारा कोई मेरी मदद नहीं की गई। तो सब कुछ होने के बाद डेरे पे मुझे पता चला मेरी दादी आई है, और मैं वहाँ गया मिलने के लिए दादी के पास। मुझे वहाँ से मिलने नहीं दिया, और मेरी दादी को कमरों में बंद कर दिया मेरी फुप्पी ने, वो रिजवाना, उनको हम आप ही बोलते हैं। क्या पता वो किस चीज़ की सज़ा मुझे दे रही है, और एक तरीके से मेरा टाइटल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, और एक मेरी पहचान उन्होंने ख़त्म कर दी है कि अब मुझे दोबारा से सिद्ध करना पड़ रहा है कि मैं उनकी औलाद हूँ और उनका पोता हूँ। और उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हमारा ये कुछ नहीं लगता है, कोई नहीं है, एक भूमाफिया है, लड़का है ये, और ऐसे हमें परेशान कर रहा है। और उसी बीच मेरा एक्सीडेंट भी हुआ 2020 में 10 सितंबर को, जिस टाइम मैंने मुकदमे इनके ऊपर किए। तो क्या पता, ये अल्लाह जानता है, या इन्होंने करवाया एक्सीडेंट या कैसे हुआ, जिसकी मैंने पुलिस को सूचना भी दी। आज तक कोई इसका रिकॉर्ड नहीं मिला है कि किसने मेरा एक्सीडेंट किया, क्या किया। और ये वो रिपोर्ट है चारवी हॉस्पिटल में, जहाँ मैं कॉलेज में जब पढ़ता था, तो मैं अपने बाइक से आ रहा था, तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था। ये सारी प्लेटें लगी हुई है मेरे चेहरे पे, ये सब। और यहाँ से मुझे रेफर कर दिया था मुरादाबाद कोड़ीवाल हॉस्पिटल में, वहाँ मेरा इलाज चला। साल भर में बेड रेस्ट रहा, और ये सारा कुछ ये रिपोर्टें हैं, और ये मेरी स्थिति थी पूरे। थैंक गॉड के ऊपर का मेरा सारा चेहरा मेरा बिगड़ गया था, और सर्जरी के लिए बहुत पैसा भी चाहिए था। तो मामा मेरे गरीब थे बेचारे, तो ये बात मेरे फूफा को पता चलती है, जो विरासत अली खां और नजमी खां। तत्काल उन्होंने मेरे मामा को बुलाया अपने घर, और सीधा कह दिया कि वो बच्चा हमारा है, आखिरी चिराग है। आज इसकी फैमिली वाले इसको अपनाए या ना अपनाए वो एक बात का मैटर है, पर जितना पैसा खर्च होगा
हॉस्पिटल में मैं दूंगा, और बतौर उन्होंने दिया भी। आज उन्हीं की बदौलत है जो मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। तो ये सारे मेरे जबड़े उबड़े हिल गए थे, पहले दिखा दे रहा हूँ, ये बेड का ये सब। तो ये सारी रिपोर्टें रहीं, और जिस डॉक्टर ने मेरा इलाज किया मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊंगा, और जिन लोगों ने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया, मदद की, मैं उनका भी ब्लॉग बनाऊंगा। तो गाइस, कहने का बस मतलब यही है कि मेरे जो फूफा थे उन्होंने बढ़ चढ़ के उस फैमिली में आगे आए, क्योंकि मेरे मामा के पास इतना पैसा नहीं था, बेचारे गरीब है। और वहाँ तक जब पता चला मेरे फूफा को, तो बढ़ चढ़ के उन्होंने कहा, और मामा से ये भी कह दिया कि आप घबराओ मत, उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, जितना पैसा खर्च होगा मैं दूंगा। बस अफसोस ये है कि आज वो मेरे साथ नहीं है, मेरे फूफा। उनका भी इंतकाल अभी हाल ही में लगभग 2 ढाई 3 महीना हो गया है गाइस। उनका भी बहुत दुख है मुझे। दुनिया से एक वही शख्स थे जो मुझसे बात करते थे, जो हौसला देते थे गाइस, वो भी मेरी दुनिया से चले गए छोड़ के। मेरे अपने हैं, और उनको भी मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ, क्योंकि एक नेक आदमी, एक नेक दिल, जिन्होंने एक हक का साथ दिया, न्याय का साथ दिया, और हमेशा कहते थे कि शाहरुख बेटे मैं तेरे साथ हूँ, मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी फुप्पी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ मत, एक दिन मैं तुम्हारी दादी से और तुम्हारी फैमिली के पास मिलवा दूंगा। और मेरे लिए पूरी फैमिली से उन्होंने झगड़े की, बुराई झेली, और उनको भी काफ़ी टॉर्चर किया गया। मेरे चचेरे दादा और मेरी फुप्पी के द्वारा, जो दादी के साथ रहती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बताते थे फ़ोन से कि मैंने आपके खातिर अपनी पूरी फैमिली से बुराई ले ली है शाहरुख, और बेटे ये मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब दरअसल उनकी भी 2 बेटियां हैं, अल्लाह उनको हिम्मत दे, मेरी फुप्पी को और मेरे फूफा को आला से आला मकाम हासिल, जन्नत में आला से आला मकाम हासिल दे मेरा मालिक पाक परवरदिगार आलम। बोला नहीं जा रहा है गाइस। तो वो आज मेरे साथ नहीं। अगर आज वो होते तो मैं एक अकेला सा फील नहीं करता गाइस। ना माँ है, ना पापा है, ना मेरे फूफा इस दुनिया में, और ना मेरे दादा हैं। और बेचारी दादी हैं, उनकी एज हो गई है, वो मजबूर है। उनसे बात भी हुई थी फोन पे, तो गाइस वो बेचारी मजबूर है, उन्होंने सीधा कह दिया कि बेटे मैं मजबूर हूँ। ये सारा स्थिति मेरे साथ रहा। ये सारा कुछ मेरा एक बताने का बस यही उद्देश्य है कि मैं एक अपनी लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने अपनों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। चाहता हूँ कि मैं अपनी दादी मिल पाऊँ, और ये मेरा एक उद्देश्य है कि मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आपको सारा कुछ बताऊंगा। आगे मेरी पूरी स्थिति है कि स्पोर्ट्स और नेशनल खिलाड़ी के साथ इतना कुछ हुआ, और आगे गाइस आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी फैमिली की तरह हो। जितने भी लोग, ज़रूर करना ये वीडियो, पता मेरी फैमिली वाले को अगर देखें और उनका इरादा चेंज हो जाए, मुझे मिलने दिया जाए मेरी दादी से। बस अगर वो मुझे मिलने दे देते दादी से तो इतनी बड़ी बात नहीं होती। कोर्ट कचहरी और यहाँ तक मैं नहीं पहुँचता। इस दिन से होश संभाला है गाइस। कोशिश कर रहा हूँ अपनों से के पास मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए, और एटलीस्ट कम से कम इतना तो हो कि मेरा जो नाम है मेरे बाप का वो मुझे मिल जाए। ये सारे सबूत होने के बावजूद भी, ये सारी डिग्रियां, ये मेडल सब होने के बाद मेरे लिए बेकार हैं कि मैं कहीं अप्लाई नहीं कर सकता। बाप की तरफ से उन्होंने सारे मेरे दस्तावेज ख़त्म कर दिए। तरीके से जो पापा की ज़मीनें थी जो मेरे नाम में आनी चाहिए थी वो ख़त्म कर दी उन्होंने, वो दादी के नाम में करवा दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दादी के नाम में करा दी। मेरी दादी हैं। आज इतना अत्याचार कि मुझे अपनी दादी से मिलने नहीं दे रहे हैं लोग। गांव के लोगों को सब पता है, जितने भी 7 के 7 गांव हैं, सरकड़ी, हाशमी नगर, ये सारा कुछ उन लोगों से भी आपके रूबरू करवाऊंगा, उनका इंटरव्यू लूंगा। सबके एफिडेविट ले रखे हैं मैंने, वीडियो के माध्यम से उनसे सारी मैं जानकारी निकालूंगा कि मेरे पापा ने मुझे कितने दिन यहाँ रखा फार्म पे, या मेरी माँ के बारे में। कुल मिला के सारे मेरे फैमिली वाले जितने भी हैं, चचेरे, दादा, और ये सब तरीके से छुपाने में लगे हुए हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी एक इज्जत है, रेपुटेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। और बस ईगो ये आ रहा है कि माँ मेरी एक मैनेजर या उनके नौकर बहन थी, उनसे निकाह हो गया, वो उस नौकरानी के पेट का बच्चे को अपनाना नहीं चाहते। ऐसा मेरा दिल कहता है कि मेरी दादी अगर एक बार मुझसे मिल लें और मुझसे बात कर लें, सकता है कि वो अपने पास रख लें। और जितने भी मेरे लोग हैं मेरे ख़ानदान के, बिल्कुल नहीं चाहते। बहुत सारे ऐसे राज हैं जो खुल जाएंगे और पता चल जाएगा उनको। पूरा एक मकसद, पूरा षड्यंत्र रचा गया है मुझे एकदम एक तरफ कर देने का, क्लियर कट से एकदम हटा देने का। और आज पैसे के बलबूते पे वो मुझे एक छोटी छोटी अदालत में मेरा हटा देते हैं। थैंक गॉड हाई कोर्ट में या रेवेन्यू बोर्ड में मेरा मामला चल रहा है। जाके आपको सारा कुछ बताऊंगा गाइस, ऑन द ग्राउंड जाके, ग्राउंड में आपको सारे ब्लॉग मेरे आएंगे।
ये एक शाहरुख की ये पूरी कहानी है गाइस। बचपन से सदमे ही सदमे झेलने। थैंक गॉड मेरे मामा के साथ हैं और मेरी नानी का भी इंतकाल हो गया 2012 में। खाली मामा ही हैं और उनके सिवा मेरा अब कोई है नहीं। एक मेरी फैमिली। आज मुझे अपनी फैमिली के लिए लड़ना पड़ रहा है, से मुलाकात करने के लिए। गाइस लगे रहिए आप इस ब्लॉग के माध्यम से। तो ये मेरी पूरी जर्नी है। हो सकता है कि अगर मैं कुछ रह गया हो बताने को, अगली वीडियो में कभी कवर कर लेंगे। अब ग्राउंड टिकली जाके मैं आपको पूरा वीडियो ब्लॉग बनाऊंगा। मेरे पापा ने निकाह किया, कैसे मेरा मुकदमा चल रहा है, स्वार में क्या स्थिति चल रही है, रामपुर में भी मेरा मुकदमा चल रहा है, लखनऊ में भी चल रहा है। सारा मैं ग्राउंड टू ग्राउंड आपको बताता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। और मेरी नेक्स्ट वीडियो जितने भी आए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और से कम रामपुर वालों को भी पता चले कि एक शख्स थे ज़की खां की औलाद, जो उनका एक लड़का है, उसको कितना भटकना पड़ रहा है अपनों के लिए। रामपुर में लोग बहुत कम ही जानते हैं, गाँव में सारे जानते हैं का निकाह हुआ है और उनका एक लड़का है। गाइस बने रहिए आप इस वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से। और थैंक यू सो मच जिसने भी यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली थी और मैंने आपको बताया भी था। यहाँ तक जिसने भी मेरी कहानी अगर आप समझ गए हो, और जहाँ तक मेरे कोशिश लगा, क्योंकि कुछ भावनाएं हैं बताते हुए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था, सारी चीज़ें बता नहीं पा रहा था खुल के अभी भी, कि बहुत दुखों से झेलता हुआ यहाँ तक आया हूँ गाइस। आपका बस प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए और मेरे इस लोग में बने रहना और शेयर ज़रूर करना। मैं चलता हूँ और सभी को जय हिंद।